हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। यहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में आपका एक या दो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। या तो पूछ लेता है कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है, या पूछ लेता है ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, या पूछ लेता है कौन सी अनुसूची में है। ठीक है, इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखेंगे हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जो आपके यूकेपीएससी या स्टेट पीसीएस, एसएससी, आरआरबी तथा ऑल वनडे एग्जामों में पूछे जाते हैं। क्योंकि भारतीय संविधान हमारे सिलेबस में 6-7 नंबर का पूछा जाता है, तो उसमें से आपके 1 या 2 नंबर के आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछे जाते हैं। तो हमारा भारतीय संविधान जो है आपका 22 भागों में डिवाइड है और 12 अनुसूचियों में इसे डिवाइड किया गया है। तथा अनुच्छेद जो है आपके 395 अनुच्छेद हैं। जो मूल अनुच्छेद हैं उनकी संख्या 395 है, लेकिन अवार्डमेंट करके इनकी संख्या 450 प्लस हो चुकी है। लेकिन अभी भी मूल अनुच्छेद जो है वो आपके 395 ही है। बाकी जो संशोधित करके अनुच्छेद जोड़े जाते हैं तो उन्हें, जैसे कि मान लो 51A, तो ये ए जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया अनुच्छेद है, जबकि मूल अनुच्छेद जो है आपका 51 है। तो इस तरह इनकी संख्या काफ़ी हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। हमारा भारतीय संविधान 22 भागों में डिवाइड है, जिसमें 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद हैं। इसका पार्ट 1, जो भाग 1 है, इसमें 1 से लेकर 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। भाग 1 हमारा संबंधित है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से। इसमें अनुच्छेद 1 आपका भारत राज्यों का संघ है, इसके बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 2 संबंधित है हमारा नए राज्यों के प्रवेश से। जब नए राज्य बनाने होते हैं तो हमें अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। और अनुच्छेद 3 संबंधित है आपका राज्यों के क्षेत्रों से, सीमाओं से और नए नामों में परिवर्तन से। अगर हम किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करते हैं या उसकी सीमा परिवर्तन करते हैं या उसका क्षेत्र बढ़ाते घटाते हैं, तब हमें अनुच्छेद 3 के तहत उसमें परिवर्तन करना होता है। भाग 2 संबंधित है हमारा नागरिकता से। इसमें आर्टिकल आपके 5 से लेकर 11 तक आपके नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और नागरिकता जो ली गई है, ये ली गई है आपकी ब्रिटेन से। भाग 3 आपका संबंधित है मौलिक अधिकारों से, और मौलिक अधिकार आपके आर्टिकल 12 से लेकर 15 तक दिए गए हैं। मौलिक अधिकार हमारे जो ये जोड़े गए हैं, ये लिए गए थे अमेरिका से। कई पूछ लेता कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं आपके अमेरिका से। इसमें हमारे मौलिक जो अधिकार हैं पहले 7 थे, लेकिन अब जो है 1 घटा के 6 कर दिए गए हैं। जो संपत्ति का अधिकार है वो उसको हटा दिया गया है, उसे अब विधि अधिकार बना दिया गया है। इसमें आता आपका समानता का अधिकार। तो जो समानता का अधिकार है इसका उल्लेख किया गया आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18 में। दूसरा आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसका उल्लेख किया गया आपका आर्टिकल 19 से 22 में। तीसरा आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया आपका आर्टिकल 23 से 24 में। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि किस आर्टिकल में किसका उल्लेख किया गया है। तो समानता का अधिकार आर्टिकल में आपका एक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 ज़्यादा पूछा जाता है, जो संबंधित है आपका अस्पृश्यता से, अनटचेबिलिटी। फिर नेक्स्ट जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका आर्टिकल 22, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं। और स्वतंत्रता के अधिकार में आपको पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस में किया गया है, तो वो किया गया आपका आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट हमारे आता है आपका चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया आपका आर्टिकल 25 से 28 में। 5वां आता है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार।
तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख किया गया आपका आर्टिकल 29, 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार छठा आता है हमारा, इसका उल्लेख किया गया आपका आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा है, तो वो किया गया आपका आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट आता है हमारा भाग 4। भाग 4 में आपके 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल दिए गए हैं और ये संबंधित आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। नेक्स्ट आता है हमारा भाग 4A। भाग 4A हमारा संशोधित करके जोड़ा गया है। इसमें आपका आर्टिकल 51 आता है, 51A आता है। इसमें मूल कर्तव्य है, ठीक है। मूल कर्तव्य ये आपके जोड़े गए थे। जैसा आपके मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, ऐसे मूल कर्तव्य लिए गए हैं आपके रूस से। पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आपके रूस से। जो मूल कर्तव्य हैं हमारे, ये जोड़े गए थे आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर और 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें 1976 में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो है हमारी 11। कई पूछ लेता है कि मूल कर्तव्य कितने हैं, तो हमारे 11 हैं। और कई बार पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के द्वारा जोड़े गए थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। ये सब आपके MCQ यहाँ से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हम आता है हमारा भाग 5। भाग 5 हमारा संबंधित है राष्ट्रपति से। इसमें आर्टिकल 52 से 151 दिए गए हैं, ये राष्ट्रपति से संबंधित है। भाग 5 और भाग 6 एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही कई कार्य जो होता है वो सेम होता है। भाग 6 में आपका दिया गया है राज्यपाल। ये आर्टिकल 52 से 237 तक इसका उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं हम आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में आपका राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 53 में आपका शक्ति और कार्य का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 54 में आपका निर्वाचन का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 54 क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो आर्टिकल 54 के तहत किया जाता है। अगर हम इन आर्टिकल में एक एक ऐड कर देते हैं तो हमारे जो राज्यपाल के आर्टिकल है वो याद हो जाएंगे। जैसे ये है हमारा आर्टिकल 52 राष्ट्रपति पद। अगर इसमें एक ऐड कर दें 53, तो ये हो जाएगा राज्यपाल का पद। इसी तरह आपको याद करने हैं ये, जैसे याद करने में आपको आसानी होगी। फिर आर्टिकल 54 है आपका राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य से और आर्टिकल 55 है हमारा 155, ये है आपका निर्वाचन से, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको याद हो जाएंगे। ये आपको याद हो जाएंगे। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद और आर्टिकल 153 राज्यपाल का पद। आर्टिकल 53 राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य और आर्टिकल 154 राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य। आर्टिकल 54 आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है और आर्टिकल 155 आपका राज्यपाल के निर्वाचन से संबंधित है। इस तरह आप याद कर सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट जो आता है हमारा आर्टिकल आता है 61। ये आर्टिकल कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है आपका आर्टिकल 61 के तहत। और राष्ट्रपति जो है किसी भी जो कोई भी कैदी है उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। तो ये इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 72 में। राष्ट्रपति किसी की फांसी को भी क्षमादान कर सकता है। इसे आप इस तरह याद कर सकते हैं, आर्टिकल 72 7(2), ठीक है, 7(2) ये कह रहा है कि मेरा साथ दो। तो अगर राष्ट्रपति ने कैदी का साथ दे दिया तो उसकी फांसी क्या हो जाएगी, माफ़ हो जाएगी, ठीक है। 7(2) इस तरह का आप याद कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 123 अध्यादेश 123 1 2 3 इस तरह का आप याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। जो कोई भी अध्यादेश हमारा जारी होता है तो वह आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों के पहले बिल आपका राज्यसभा या लोकसभा किसी में पारित हो जाता है, फिर उसके बाद राज्यसभा साइन करती है, फिर आपका राष्ट्रपति उस पर साइन करता है और वह आपका कानून बन जाता है। तो ये याद करने का तरीका है इसका 1 2 3
अध्यादेश, ठीक है। अगर कोई हमें अध्यादेश जारी करना होता है राष्ट्रपति को, तो बिना लोकसभा राज्यसभा में पारित करे राष्ट्रपति उस अध्यादेश को जारी कर सकता है। ये पावर राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 143 143। तो इस आर्टिकल 143 के थ्रू राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन वह इसके लिए बाध्य नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट की सलाह माने या ना माने, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का उल्लेख जो है, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख आर्टिकल 63 में किया गया है। और अनुच्छेद आपका आता है 64। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य का उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति आपके राज्यसभा के सभापति भी होते हैं और उपराष्ट्रपति भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें जो सैलरी मिलती है, इन्हें वेतन जो मिलता है, वो आपका उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में इन्हें वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रधानमंत्री और आपके मुख्यमंत्री। इन दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों की जो कार्य केंद्र में प्रधानमंत्री का है, वही कार्य स्टेट में, राज्य में आपका मुख्यमंत्री का है। इस तरह आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका था अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में आपका मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 75 में आपका प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। और अनुच्छेद आपका 76, अनुच्छेद 76 में आता आपका महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति जो होती है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। और जो महान्यायवादी होता है वो आपका राज्यसभा और लोकसभा दोनों में आपका भाग ले सकते हैं, लेकिन इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है, ये मत नहीं दे सकते। नेक्स्ट आते हैं हमारे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का उल्लेख किया गया आपका आर्टिकल 163 में। 163 के तहत आपकी मंत्रिमंडल होगा। आर्टिकल 164 में आपका राज्य के लिए एक मुख्यमंत्री होगा। और अनुच्छेद 165 में आपका महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। महाधिवक्ता आपको जो मुख्यमंत्री हैं, इनको सलाह देने के लिए नियुक्त किया जाता है। और महान्यायवादी प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए नियुक्त किया जाता है। इनका काम होता है कि सरकार जो बिल बना रही है, जो कामकाज कर रही है, क्या वह संवैधानिक है या नहीं है, ये सरकार को क्या कहेंगे, सरकार को सलाह देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 168। इसमें विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 170 में विधानसभा का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 175 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती है, ये मात्र आपका 6 राज्य में आपकी विधान परिषद है। विधान परिषद को भंग किया जा सकता है, ये पूछा गया था कई बार कि विधान परिषद को भंग किया जा सकता है या नहीं, तो विधान परिषद को भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में आपका आता है निर्णायक मत। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो आपका निर्णायक मत देते हैं किसी बिल पर, जो एक बिल काफ़ी समय से निलंबित है और उस पर कोई भी निर्णय नहीं निकल रहा है। तो आप याद कर सकते हैं अनुच्छेद 100 को आप ब्रेक कर देना 2 भाग में, 50-50, ठीक है, 50-50 बट गया। लेकिन अब जैसे कोई बिल पारित करना है तो उसमें 50-50 आपके वोट पड़े हैं, मत पड़े हैं, तो उस समय निर्णायक मत देने का अधिकार आता है आपका लोकसभा अध्यक्ष को। वो अपना निर्णायक मत जिसे देंगे वो बिल आपका पारित हो जाएगा। और इसके पारित होने के पक्ष में देंगे, अगर नहीं देंगे तो वह बिल पारित नहीं होगा। तो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है आपका लोकसभा अध्यक्ष को, जो आता है आपका अनुच्छेद 100 में। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 108। इसमें आपका संयुक्त अधिवेशन है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार होता है आपका राष्ट्रपति का। ये भी कई बार पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं आपके राष्ट्रपति। लेकिन जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष।
नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में आपका धन विधेयक का उल्लेख किया गया है कि कोई विधेयक आपका धन विधेयक है या नहीं है, ये अनुच्छेद 110 में इनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में आपका है बजट। ठीक है, प्रत्येक साल के लिए बजट तैयार करती है सरकार, उसका उल्लेख आपका 112 में किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 116। आर्टिकल 116 में आपका लेखानुदान है। आर्टिकल लेखानुदान क्या होता है, आपका जो बजट है हमारा पूरे साल का खर्चे का, तो बजट सरकार ने पेश कर दिया कि ये इस तरह हम आपका पैसे का प्रयोग करेंगे, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसका उल्लेख नहीं दिया होता, तो उनको उल्लेख आपका लेखानुदान में किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 117। ये आपका वित्तीय विधेयक से संबंधित है, कोई विधेयक आपका वित्तीय विधेयक है या नहीं है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 117 बताता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे अब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। केंद्र का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और राज्य का आपका क्या होता है, आपका हाई कोर्ट होता है। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है वो आपका अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते दिए गए हैं। अनुच्छेद 131 में आपका सुप्रीम कोर्ट के अधिकार दिए गए हैं और अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का उल्लेख आपका आर्टिकल 214 में किया गया है कि राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा और हाई कोर्ट का गठन जो है आपका आर्टिकल 216 के तहत किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कई बार, ये यहाँ से क्वेश्चन ये अनुच्छेद आपका 124 कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट आता हमारा भाग 11। भाग 11 में आपका केंद्र राज्य संबंध दिए गए हैं, जो कि आपके आर्टिकल 245 से 263 तक इनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 249 में आपका राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति का उल्लेख किया गया है कि देखिए 3 प्रकार की सूची होती है आपकी, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, जो आपकी संघ सूची होती है इस पर जो आपके कानून बनेगा वो आपका केंद्र बनाएगा। राज्य सूची के तहत राज्य कानून बनाता है और समवर्ती सूची में आपका दोनों के तालमेल से कानून बनता है। तो केंद्र को ये अथॉरिटी होती है कि वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है अगर वह कानून कई राज्यों के लिए लाभकारी है। तो ये बनाया जाता है आपका आर्टिकल 249 के तहत। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 250। इसमें आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति का उल्लेख किया गया है कि अगर आपातकाल के दौरान राज्य सूची का कोई विषय है जिस पर कानून बनाने की आवश्यकता है तो केंद्र कानून बना सकता है। नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 262। इसमें नदी जल विवाद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्जातीय परिषद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है आपका अनुच्छेद 280। आर्टिकल 280 के तहत वित्तीय आयोग का उल्लेख किया गया है। कई बार पूछा जाता है कि वित्तीय आयोग आपका संवैधानिक है या नहीं है, तो वित्तीय आयोग आपका संवैधानिक है जिसका उल्लेख आपका संविधान में किया गया है और ये क्या है आपका अनुच्छेद 280। ये कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस समय जो है आपका 15वां वित्तीय आयोग चल रहा है और 15वां वित्तीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके NK सिंह। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 में आपके अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं आपकी जैसे IAS, IPS और IFS। ठीक है, IFS यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से संबंधित है। अनुच्छेद 315 के तहत संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। तो UPSC और स्टेट PCS के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है आपका अनुच्छेद 312 के तहत। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता हमारा भाग 15। भाग 15 क्वेश्चन पूछा गया था कई बार कि भाग 15 किससे संबंधित है। तो भाग 15 संबंधित है आपका निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो किया गया वो आर्टिकल 324 से 329 के में किया गया है। अनुच्छेद 324 के तहत भारत के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। अब निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो
भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी आपकी 25 जनवरी 1950 को। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो होता है आपका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। अगर 6 वर्ष का टाइम पीरियड होता तो सही है, अगर वो 6 वर्ष का उनका टाइम पीरियड पूरा नहीं होता है लेकिन 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तब भी वो मुख्य चुनाव आयुक्त आपका रिटायर हो जाएंगे। और इसके अन्य जो आपके 2 चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष, लेकिन उनका होता है 62 वर्ष की एज तक। जो हमारा पहला चुनाव आयोग था उसमें सिर्फ आपका एक सदस्य ही आयोग था, वो उसमें खाली आपके एक ही चुनाव आयुक्त थे। लेकिन अब जो है आपके एक मुख्य चुनाव आयुक्त और जो आपके आयुक्त होते हैं, तो कुल मिला के आपके 1+2 मतलब 3 आपके इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, एक आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए और 2 आपके चुनाव आयुक्त हो गए। तो कुल मिला के इसमें आपके निर्वाचन आयोग में 3 मेंबर होते हैं इसके। नेक्स्ट है भाग 16। तो भाग 16 में उल्लेख किया गया है आपका कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का अर्थ है SC ST माइनॉरिटी को कुछ स्पेशल इसमें उपबंध किए गए हैं, तो जिनका उल्लेख आपको आर्टिकल 330 से 342 तक किया गया है। अनुच्छेद 330 ये कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई है। लोकसभा में जो सीटें होती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP की, तो MP की सीटों का जो उल्लेख किया गया है तो वह किया गया आपका अनुच्छेद 330 में कि SC ST के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 332 में राज्य के विधानसभाओं में SC और ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो कई बार पूछा जाता है कि राज्य विधानसभाओं में जो SC ST है उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई, तो तब आप इसे अनुच्छेद 332 पर टिक लाएंगे। और जब पूछा जाता है लोकसभा में SC और ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तब हम अनुच्छेद 330 लगाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 331। तो आर्टिकल 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 338A में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 340 में जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख किया गया है। तो SC ST और पिछड़ा वर्ग ये सब के जो आयोग होते हैं ये आपके संवैधानिक आयोग हैं। नेक्स्ट आता है हमारा भाग 17। कई बार पूछा गया है कि राजभाषा का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो ये उल्लेख किया गया है आपका भाग 17 में। इसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है जो कि आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका अनुच्छेद 343। कह देगा कि अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है, तो आज अनुच्छेद 343 संबंधित है आपका संघ की राजभाषा से। तो संघ की जो राजभाषा है वो है आपकी हिंदी। और कई बार पूछता है कि लिपि क्या है, तो इसकी लिपि है आपकी देवनागरी। नेक्स्ट आता है आपका भाग 18। भाग 18 संबंधित आपका आपात उपबंध से। ये कुछ यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाग 18 और भाग 17। तो हमारे आर्टिकल 352 से 360 के 60 में आपका उल्लेख किया गया है आपका आपात उपबंधों का। इसमें अनुच्छेद 3 देखिए 3 प्रकार के हमारे राष्ट्रीय आपात लगते हैं। ठीक है, इमरजेंसी लगती है, एक लगती है हमारी नेशनल इमरजेंसी, दूसरी लगती है हमारी राष्ट्रपति शासन और तीसरा लगता है हमारा वित्तीय आपातकाल। ठीक है, जिसमें कि अनुच्छेद 352 के तहत लगता है हमारा नेशनल इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है जब राज्यों में आपके इलेक्शन होते हैं MLA के, तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है उस टाइम ड्यूरेशन में, तो वो लगता है हमारा अनुच्छेद 356 के तहत। जब कोई पार्टी अपने मेंबर जो MLA हैं एक पार्टी छोड़ के दूसरे में चले जाते हैं तो उस टाइम सरकार गिर जाती है, तो तब वहाँ पर जो शासन किया जाता है तो वो क्या जाता है आपका राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट आता है हमारा वित्तीय आयोग, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल जो लगता है वो लगता है आपका अनुच्छेद 360 के तहत। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है,
जबकि नेशनल इमरजेंसी आपकी 3 बार लग चुकी है। ये पूछा जाता है कि कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। नेक्स्ट आता है आपका भाग 19। भाग 19 में जो उल्लेख किया गया है वो उल्लेख किया गया आपका प्रकरण का, जिसमें आपका आर्टिकल 361 से 367 के तक आपका भाग 19 में आर्टिकल का उल्लेख किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, कभी आया नहीं है आज तक। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं बता रहा हूँ किस कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं और वहीं से ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता हमारा भाग 20। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। भाग 20 संबंधित है आपका संविधान संशोधन से। तो संविधान संशोधन जो किया जाता है वो किया जाता है आपका आर्टिकल 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। जो भी संविधान में संशोधन किए जाते हैं तो वो किए जाते हैं हमारे अनुच्छेद 367 के तहत। नेक्स्ट आता है हमारा भाग 21। भाग 21 संबंधित आपका अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध से, जिसमें आपका 369 से 392 तक इनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट भाग आता है हमारा भाग 22। इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन इसका उल्लेख किया गया है, जो कि आपके आर्टिकल 353 से 395 तक दिए गए हैं। एक दो बार पूछा गया है कि निरसन किस का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 395 आपका निरसन से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका एक बार पूछा गया था। तो ये हमने डिस्कस करें आपके भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।